हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमारा जो चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमारी एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट में कवर होता है, उसके काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आज स्वॉट एनालिसिस को समझेंगे और उसके साथ वेरियस वेरियस एग्जाम्पल से इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन को समझने से। तो अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो इसको समझने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो स्वॉट है वो होता क्या है। जो स्वॉट है वो 4 वर्ड्स की एब्रीविएशन से क्रिएटेड हुआ है, जिसमें स्वॉट में एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट बोलते हैं। तो अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो ये एक काफ़ी यूज़ करने वाली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक है जो कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है उनकी ओवरऑल पोजीशन जो वो एक समय पे करंट टाइम पर प्रिवेल करते हैं उसको इवेलुएट करने के लिए। जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो मेनली फोकस करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में। इससे हम ये जो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद टाइम टू टाइम सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई एनालाइज करें और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करें ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो करे और हम इस डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब एक कंपनी कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करती है जिसके थ्रू वो अपनी मार्केट में करंट पोजीशन या फिर करंट एनालाइज कर सके अपनी परफॉर्मेंस को, तो उसको हम स्वॉट एनालिसिस करना कहते हैं। तो अब हम बारी बारी डिस्कस में स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में समझते हैं कि स्वॉट में ये चारों स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट किस लिए होते हैं, इनको इवेल्युएट, आइडेंटिफाई और एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है और इनसे हमें किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वॉट एनालिसिस में एस का मीनिंग यानी कि स्ट्रेंथ से। किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो बाहर की दुनिया को स्टडी करने से पहले खुद के बारे में समझे, यानी अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करे और समझे कि वो किस चीज़ में अच्छी है और किस में नहीं। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले ह्यूमन बीइंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन ऑलराउंडर हो। वो किन्हीं चीज़ों में बहुत अच्छा हो सकता है तो वही कुछ चीज़ों में बुरा हो सकता है। तो इसलिए जब हम एस यानी कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम इंटरनल कैपेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज को समझते हैं जो कि बिजनेस को समझने में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले, सपोज़ मैं हूँ, मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर अगर मैं नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने दिमाग में लाने होंगे कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छी हूँ, ताकि मैं उन चीज़ों को यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सकूँ। तो ये वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो कंपनी है उसको पता है कि वो काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्म करती है और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसे इस पर्टिकुलर चीज़ में बीट कर ही नहीं सकते या फिर काफ़ी मुश्किल से उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो तो ये जो स्ट्रेंथ एनालिसिस होता है वो किसी भी कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स इफ़ेक्टिवली अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो किसी भी कंपनी को हेल्प करती है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ग्रैब करने में और अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम कंपनी के थ्रू एक एग्जांपल देखें तो अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर जो वर्कफोर्स काम करती है वो काफ़ी स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं, तो उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि उसकी जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे, इतने एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है कि वो कॉम्पिटिटर की किसी भी स्ट्रेटेजी को फेल कर सकते हैं अपने टाइमली और अच्छे काम को कॉस्ट इफ़ेक्टिवली करके।
वहीं पर जो कंपनी है अगर उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बट जो कंपनी है वो अपने जो पैसे है वो हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में साथ के साथ इन्वेस्ट करती है, तो वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से एक स्टेप आगे रहेगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड एनालिसिस होता है वो होता है अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान हर चीज़ में अच्छा हो, उसकी कुछ अपनी खामियां भी होती है। तो इसलिए किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और उनको ओवरकम करने के तरीके ढूंढे, ताकि जो उनका ओपोनेंट है वो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उन्हें डिफीट ना कर सके। तो जो वीकनेसेस होती है वो किसी भी कंपनी या इंसान की इंटरनल लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग्स होती है, जो उनको अपने जो बिजनेस है उसको फुली पोटेंशियल तक पहुंचाने से रोकती है। दीज आर द एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। किसी भी कंपनी के लिए वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और टाइमली बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लेके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो उनका ओपोनेंट होता है वो उनकी इन्हीं वीकनेसेस को फ़ायदा उठा के इनका मिसयूज़ करता है और आपको पीछे धकेलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वीकनेसेस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वर्किंग के अंदर ही हो। कई बारी जो आपके फाइनाइट रिसोर्सेज है वो भी आपकी वीकनेसेस का कारण बनते हैं। जैसे कि कोई पर्सन या फिर कोई कंपनी है जो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करती है, उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ है जिनसे वो अच्छे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है, जिससे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स अच्छे से सेटिस्फाई हो सके। पर उसके पास प्रॉब्लम क्या आती है, उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि हो सकता है उसके पास पूरा पैसा नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस एरिया में उसका बिजनेस लोकेटेड है वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते, उसके पास मशीनरी नहीं है उन जो प्रोडक्ट उनके दिमाग में है, यानी कि जो आइडियाज़ है उनको एक्चुअल में क्रिएट करने के लिए, या फिर जो उनकी बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा थर्ड एनालिसिस होता है ओ से, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना। जो हमारे पहले दो एस और डब्ल्यू थे, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस थे, वो एक पर्सन की इंटरनल होती है, यानी कि एक पर्सन की जो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ और वीकनेसेस को समझते हैं। तो अब जो हमारे बचे हुए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो हमारा पार्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। इसके अंदर एक पर्सन सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करने के बाद अब समझता है दुनियादारी या फिर हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। किसी भी कंपनी के लिए उसका इन्वायरमेंट को स्टडी एनालाइज आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना अनसर्टेन होता है कि हम कोई भी डिसीज़न एक समय पे बनाया हुआ उसको लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट में कब क्या चेंजेस हो जाए ये प्रिडिक्ट करना किसी के भी बस में नहीं होता। तो इसलिए किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो टाइमली बेसिस पर टाइम टू टाइम अपना जो भी इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिसीज़न मेकिंग करे और अपने जो ऑलरेडी डिसीजन उसने बनाए हुए हैं उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करे। तो अब हम समझते हैं ओ से अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो कि बिज़नेस को एडवांटेज देते हैं ग्रो एंड एक्सपेंड करने के लिए। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन स्टडी और एनालाइज करता है तो उसके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है, जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे ले जा सकता है अगर वो प्रॉपरली एनालाइज करे तो। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, पर इन्हीं जो भी इन्वायरमेंट में फैक्टर्स चेंजेस या फिर जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको कोई भी कंपनी अच्छे से एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट करके उन्हें इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकती है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है।
किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना और उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करना, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को खो ना दे और उनसे फ़ायदा उठा सके। जो अपॉर्चुनिटी होती है वो किसी भी कंपनी को एक्सपेंशन, इनोवेशन और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ में एग्जांपल लेते हैं, तो किसी भी चीज़ की जो मार्केट डिमांड है अगर वो ग्रो हो रही है, तो कंपनी के लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसकी जो डिमांड है वो टाइम पर ग्रो हो रही है और आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो आप उसी चीज़ की या फिर उसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कंज्यूमर्स मार्केट में डिमांड कर रही है और जिसकी डिमांड रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, उसकी प्रोडक्शन करके अपने कॉम्पिटिटर से पहले उसे मार्केट में सेल करना शुरू करके अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे एक स्टेप अहेड रह सकते हो, और साथ ही साथ आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके काफ़ी सारा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। इसी के साथ टाइम टू टाइम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उन्हें एडवांस करना भी एक हमारी अपॉर्चुनिटी में आता है, क्योंकि अगर आप सारी की सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करते हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट डिक्रीज को देखने को मिलता है। कॉस्ट डिक्रीज़ होने से आपका ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ निकालती है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू इशू की गई है जो कि आपके फेवर में है, तो वो भी आपकी कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इन्वायरमेंट है आपको वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड करे। कभी कभी जो चीज़ें होती है वो आपकी फेवर में होती है, तो वही दूसरी तरफ कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट में घटित होती है जो आपके लिए डेंजर या फिर थ्रेट बन सकती है। तो हमारा जो स्वॉट एनालिसिस में लास्ट टी होता है वो होता है थ्रेट एनालाइज करना। यानी कि आपको जो इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो टाइमली बेसिस पर एनालाइज करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज ना आए जो आपके बिजनेस को टाइमली या फिर डायरेक्टली अफेक्ट करे। तो इसलिए आपको इन्वायरमेंट में वो सारे थ्रेट्स जो कि आपकी कंपनी के लिए आगे चल के ख़तरा बन सकते हैं, उन सबको अच्छे से एनालाइज करके उन थ्रेट्स का अपनी कंपनी पे अफेक्ट होने से पहले उनको रिड्यूस करना होगा, वो भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी के थ्रू। क्योंकि जो थ्रेट होते हैं वो किसी भी कंपनी के बस में नहीं होते, यानी कि कोई भी कंपनी थ्रेट्स पर कंट्रोल करके उन्हें 100% डिमिनिश नहीं कर सकती, बट वो उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है अपनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट स्ट्रेटेजीज़ के थ्रू। तो जो थ्रेट होते हैं वो कुछ ऐसे एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं जो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये ऐसे रिस्क है जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को और उनकी सर्वाइवल को हिंडर करते हैं। आइडेंटिफाई करने पर थ्रेट एक जो कंपनी या फिर बिजनेस है वो प्रिपेयर करता है वेरियस स्ट्रेटेजीज, ताकि वो उन सारे थ्रेट्स का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ने वाला है उसको मिनिमाइज कर सके। अगर हम थ्रेट्स के एग्जाम्पल की बात लेते हैं, तो मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन आना, यानी कि आपने जब बिज़नेस शुरू किया था तब आप उस मार्केट में सोल मार्केटर थे या फिर काफ़ी कम लोग थे जो उस बिज़नेस के अंदर थे। बट डे बाय डे जो वो बिज़नेस है वो इतना इंक्रीज़ होता जा रहा है कि वहाँ पर डेली न्यू प्रोड्यूसर और मार्केटर उस मार्केट में एंटर करते हैं। तो ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। आपको कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने होंगे या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी होगी ताकि आप उन सारे न्यू जो भी मार्केटर्स मार्केट में एंटर करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को नल एंड वॉइड कर सको और अपने आप को सबसे आगे रख सको। इसी के साथ कभी कभी जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो हमारे अगेंस्ट भी अफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को और जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट जो भी फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त चल रहे हैं उन्हें एनालाइज करें और उनसे बच कर रहे।
इसी के साथ अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए हैं जो कि बिल्कुल ही न्यू है मार्केट में, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना कॉम्पिटिटर मान के आपकी वर्किंग्स पर नज़र रखते हैं। तो अगर वो लोग आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कॉपी बना के मार्केट में उतारते हैं, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काफ़ी इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो अब आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर बचने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको मोर एडवांस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एक टोटली न्यू प्रोडक्ट को रिलीज़ कर सकते हो मार्केट में। तो इसी के साथ अगर हम हमारी वीडियो को समराइज़ करने के लिए स्वॉट एनालिसिस को सम अप करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो स्वॉट एनालिसिस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्वॉट एनालिसिस होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई, इवेलुएट और एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन करने के लिए। यानी कि ये हमारी डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करती है और हमें बचा कर रखती है सारे जो भी फैक्टर्स हमारे जो बिज़नेस है उसको इम्पेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सभी से। जो इसके अंदर फर्स्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो हमारी इंटरनल होती है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्टडी करती है और पता लगाती है कि वो क्या क्या चीज़ों से उसे बच के रहना चाहिए और क्या क्या चीज़ों में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है जो उसे बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प करेगी। वही जो हमारे लास्ट के टू फैक्टर्स होते हैं जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के, ये हमें मार्केट स्टडी करने के लिए कहते हैं। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करती है और उनको स्टडी करती है, ताकि उसे पता चल सके कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही है वो उसके फेवर में हो रही है या अगेंस्ट हो रही है। अगर वो उसकी फेवर में होती है तो वो उनको यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। पर अगर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही है वो कंपनी के अगेंस्ट होती दिखती है, तो वो उन थ्रेट से बचने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग करके उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को स्वॉट एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी, हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।